दोस्तों, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। मैं हूं उपमा सिंह और आज मेरे साथ हैं एक ऐसे शख्स जो जितने ज़हीन और महीन कलाकार हैं उतने ही सच्चे और अच्छे इंसान। और उनकी ये सच्चाई और अच्छाई उनके काम में भी दिखती है, फिर वो चाहे उनका अभिनय हो या उनकी लेखनी। प्लीज़ वेलकम मानव कौल। और उनके साथ हैं 2 बार के नेशनल अवार्ड विजेता डायरेक्टर आदित्य जामले। करेक्ट। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है नवभारत टाइम्स ऑनलाइन पे। आदित्य, मैं सबसे पहले तो आपको बधाई देने से शुरुआत करूंगी। जो अवार्ड्स का सिलसिला है वो रुकना नहीं चाहिए, कारवां चलते रहना चाहिए। तो बहुत सारी बधाई। धन्यवाद। और आर्टिकल 370 के बाद एक बार फिर से आपने कश्मीर को चुना है बारामूला के लिए, तो इसकी क्या वजह रही, क्या मोहब्बत रही जो आपके पिछले उस फिल्मों के जरिए, या क्या रीज़न रहा वो बताएं। एक लगाव तो कश्मीर के साथ था पहले से। एक उस जगह की एक अलग खूबसूरती है। आप जब वहाँ चले जाते हो तो आपको ऐसे लगता है कि जगह आपके साथ कुछ बात कर रही है। तो बतौर एक निर्देशक मुझे हमेशा मैं बहुत इंट्रिग्ड हूँ अबाउट कश्मीर एज अ सेटिंग। और ऐसे बहुत सी चीज़ें थी उस जगह के साथ जो मैं करना चाहता था, जो आज तक सिनेमा में नहीं हुआ है। तो जब ऐसे होता है तो आपको लगता है कि इट्स अ स्कोप, इट्स एन अपॉर्चुनिटी रादर देन आप ऐसे सोचो कि मैंने ऑलरेडी एक फिल्म की है तो मैं वापस क्यों ना जाऊं। तो द होल पॉइंट वाज कि वापस जाऊं इसलिए क्योंकि मैं उसके साथ और कुछ अलग कर सकता हूं, जो बतौर निर्देशक मैंने अभी खुद भी नहीं किया है और मैं देख भी नहीं रहा हूं कि ऐसी चीज़ें इंडस्ट्री में या सिनेमा में पहले की गई हैं। और कहानियों के तौर पे तो कश्मीर में इतनी चीज़ें हैं कि आपने अगर नवरस अगर आपने पिक किए तो मुझे लगता है हर नवरस वाला हर एक रस पे के ऊपर आप फिल्म बना सकते हो और वो वापस कश्मीर में ही हो सकती है। तो वो इतनी बड़ी जगह है, उतनी कल्चरली इतनी रिच जगह है। और जहन में यही था कि एक जॉनर बेंडिंग फिल्म बनाऊं कि जिसे आप एक दायरे में नहीं रख सकते कि ये हॉरर फिल्म है या उसमें सुपर नेचुरल एलिमेंट भी है, उसमें थ्रिलर भी है, उसमें एक्शन भी है। और जब एक कहानी आप ऐसे बनाना चाहते हो जिसमें आप शुरुआत से इनका किरदार जो है रिदवान सैयद, डीएसपी रिदवान सैयद, वो जब आता है तो आपको लगता है कहीं पे कि ये बहुत ही इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर की तरह आगे बढ़ेगी। और जैसे प्रोग्रेशन कहानी में आने लगता है तो गियर शिफ्ट होने लगते हैं और आपको समझ आता है कि इसमें मिथ भी है, इसमें सुपरनैचुरल एलिमेंट भी है और ये चीज़ पूरे पूरे वैली के बारे में है रादर देन जस्ट वेरी स्मॉल लोकेशन। ये पूरे जगह के बारे में है, स्टेक्स भी बढ़ जाते हैं। तो तब ऑडियंस को और आप सरप्राइज एलिमेंट से भी खेल सकते हो और ऑडियंस को और मज़ा भी आ सकता है, एंटरटेन भी कर सकते हो। तो ये सब करने के लिए मुझे लग रहा था कि ये सब अगर करना है तो कश्मीर से बढ़िया जगह हो नहीं सकती। मानो आपकी जन्मभूमि है बारामूला, वहाँ से मतलब एक लंबे समय तक आपका बचपन वहाँ पे बीता, फिर वहाँ से आप माइग्रेट हुए दूसरी जगह पे। तो जब भी लौटे आप इस फिल्म के लिए और आपकी किताब के लिए भी जवान होकर के, तो वो बचपन का जो मानव था वो आपको कहाँ कहाँ दिखा, क्या क्या यादें ताज़ा हुई और क्या नए अनुभव जुड़े? पहले तो कश्मीर एक बहुत ही अद्भुत जगह है इस मामले में कि आप इतने साल बाद वापस जाने के बाद भी आपको वहाँ पे वो पॉकेट्स दिख जाते हैं जो आपको लगता है कि ये यहाँ बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, ये जैसा मैंने बचपन में जिया था। वो मेरे के लिए एक बड़ा अच्छी बात थी कि आई कुड लिव दैट अगेन। एंड कुछ खास चीज़ें जो सब आपको लगा अरे ये अभी भी वैसे ही है? खासकर स्कूल जो था, मैं जो स्कूल जाता था उसकी एक नई बिल्डिंग बन गई है बारामूला में, लेकिन बारामूला खोजाबाग में जो हमारी जो ओल्ड बिल्डिंग थी, जो वुडन स्ट्रक्चर था, वो अभी तक रिटेन किया हुआ है उन लोगों ने। तो मैं जब उस स्कूल में गया और वो सीढ़ियाँ चढ़ा वही वुड वाली, और जब अपनी क्लासरूम की तरफ गया, सो आई कुड सी दैट ये वैसा का वैसा रिटेन किया हुआ है। और तो वो मुझे बड़ा सुंदर लगता है कि एटलीस्ट मतलब हर चीज़ नए बने हुए, हर चीज़ सीमेंटेड ना हो गई हो। जो पुराने स्ट्रक्चर हैं वैसे के वैसे थे। तो वो कश्मीर में वाली बात थी। तो आई लव्ड इट। एंड ऑल्सो मुझे जेन्युइनली कश्मीर का विंटर बहुत अच्छा लगता है। मैं विंटर में ट्रैवल भी बहुत करता हूँ। सो जब मुझे आदित्य ने बताया कि हम इसको विंटर में माइनस टेम्परेचर्स में शूट करने की इच्छा रखते हैं ये, तो मुझे इस बात पे बड़ा मज़ा आया। तो लकीली हमको बहुत बर्फ़ भी मिली और हमारा शूट भी रुका बर्फ़ के चक्कर में बीच में। लेकिन इतना ज़्यादा आनंद आया इसको शूट करने में। और एर्नॉल्ड जिन्होंने इसका कैमरा किया है, उन्होंने जिस तरीके से इसको कैप्चर किया है फिल्म को, इट्स माइंड ब्लोइंग। व्हाट अ ब्यूटीफुल वर्क किया। एंड आपके अनुभव जो रहे हैं, जो निजी अनुभव रहे हैं, मतलब लाइक रूह के लिए भी जब आप गए थे, जब आप घूमे, तो वो इसको फिल्म को निभाते हुए आपको कुछ काम आए और आपने कुछ फ़ायदा उठाया उस चीज़ का? मुझे लगता है कि बिकॉज इट्स नॉट ओनली मी, बिकॉज
ये इन्होंने इतना टाइम काम स्पेंड किया किया, है already, बिकॉज हाँ। सी मुझे तो पहले पता भी नहीं था कि ये कश्मीरी नहीं है, जिन्होंने जब मेरे को स्क्रिप्ट आई मैं ऐसा कैसे हो सकता है। सो आई गेस हिज रिसर्च एंड पीपल ही हैव मेट वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे, क्योंकि स्क्रिप्ट बिल्कुल पढ़ के ऐसा लगता है कि यार ये आदमी कश्मीर को काफ़ी जानता है। एंड आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज एंड ऑल्सो जब हम शूट भी कर रहे थे तो ये पूरे समय फेरनी पहने रहते थे तो ऐसा ही लगता था कि कोई कश्मीरी आदमी शूट कर रहा है। अच्छा आदित्य, जैसे जो आर्टिकल 370 था वो एक रियलिस्टिक चीज़ थी जो हुई है, घटना बहुत ही अहम, और ये आपकी पूरी आपके दिमाग की उपज है, तो किस मायने में अलग है एज अ डायरेक्शन, या इसको कंसीव करना किस तरह से डिफरेंस रहता है एज अ डायरेक्टर? आई थिंक दोनों का अपना चैलेंज है। आर्टिकल में आप देखो तो लोगों के पास वहाँ पे आपका रिसर्च ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि आप कहीं पे भी गलत कदम उठाओगे तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है। और यहाँ पे मैं कहूँगा कि ये जब स्काई इज़ द लिमिट वाली चीज़ होती है कि आप जब फिक्शन एलिमेंट के साथ, सुपर नेचुरल एलिमेंट के साथ खेलना चाहते हो, तो सबसे बड़ा चैलेंज है कि इंडिया में वैसी फिल्म्स होती नहीं है। तो आपको ऑडियंस को उस तरीके से दिखाना है कि ये ऑर्गेनिकली वहीं से उठाई है। ऑडियंस को ये तब नहीं लगना चाहिए देखते वक्त कि अच्छा ये फिक्शन किया गया है। एक 5-10 मिनट के बाद आपको ऑडियंस को लगना चाहिए कि ये वही की कहानी है, हमने बस उधर जाके कैमरा ऑन किया है। वो बात, वो अलग एक चैलेंज बन जाता है बतौर एक निर्देशक कि आप किस तरीके से उनको कन्विंस करो कि ये भी एक जॉनर है और ये यहीं की कहानी है और यहीं से मैंने उठाई है, ये तो रिसर्च ही है, ये डॉक्यूमेंटेड ही है। ऐसे लगना, अगर वैसे लगेगा तो ऑटोमेटिकली दैट वुड बी, मतलब वो आप बोल सकते हो कि हम जीत गए। तो वो एक अलग किस्म का चैलेंज था। बट जैसे कि इन्होंने कहा कि पिक्चर के लिए रेफरेंस नहीं था, कैरेक्टर के लिए रेफरेंस नहीं था। कभी भी ऐसे नहीं था कि रिदवान सैयद का कैरेक्टर इस तरीके से, जैसे कि इस फिल्म में पर्टिकुलरली इस कैरेक्टर को देखा है, कोई रेफरेंस ही नहीं था। तब वो और चैलेंजिंग बन जाता है क्योंकि आप उस तरफ जाना चाहते हो लेकिन आप वो तैयार कर रहे हो पहली बार। तो उसमें एक इट बिकम्स अ कलेक्टिव एफर्ट कि हर बंदा उस वक्त, मुझे लगता है क्या नहीं करना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप एक एक करके उस तरफ चले जाते हो, क्या करना है उस तरफ। तो वो क्लैरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट था इस फिल्म में। मानो आप एक्टर हैं, थिएटर्स भी है, आपका लेखनी है ना, बहुत बहुआयामी चीज़ें की हैं आपने। एंड जो आपको बचपन से कहा जाता है ना कि जो क्रिएटिविटी है वो केओस और क्राइसिस से बहुत, मतलब उसको बल मिलता है। तो जो आपका ये जो जर्नी रही, जो बचपन रहा, चाहे वो बारामूला से आपका निष्कासन हो या फिर एमपी में एक बहुत ही नीचे से फिर आपकी शुरुआत, या यहाँ चौल की जो लाइफ है, उसने कितना आपको, मतलब आपके भीतर के जो कलाकार उसको ठोका पीटा, तराशा, निखारा? अब मुझे नहीं लगता कि आपने जो जीवन जैसा गरीबी या अमीरी में जिया है उससे कुछ फ़र्क पड़ता है। अच्छा। मुझे लगता है फ़र्क पड़ता है आपके इंटरेस्ट से, कि आप उसमें उस समय कर क्या रहे थे। मतलब जब मैं चौल में था तो मुझे याद है मेरे हाथ में विनोद कुमार शुक्ल की किताब थी, निर्मल वर्मा की किताब थी मेरे हाथ में, और वो मेरा एंटरटेनमेंट था। मैंने गोरकी और दोस्तोस्की और सॉल बेलो जैसे राइटरों को मैंने उसी समय पढ़ा है जब मेरे पास बहुत वक्त होता था और मैं दीवारें देखने के बजाय किताबें देखता था। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्रगल से कोई कुछ नहीं होता है। अच्छा। लेकिन आप उस वक्त कर क्या रहे होते हो, मतलब किस तरीके का आप सिनेमा देखते हो, किस तरीके का लिटरेचर पढ़ते हो, किस तरीके से लोगों से इंटरेक्ट करते हो और किस तरह की कहानियाँ आपको एक्साइटिंग लगती है। ह्यूमन बींग्स बेसिकली आप वही बन जाते हो जो आप जिसके प्रति आप एक्साइटमेंट फील करते हो। एंड आई ऑलवेज यूज टू फील एक्साइटेड अबाउट लिटरेचर एंड पेंटिंग्स और सिनेमा। तो ये इंटरेस्ट रहे हैं तो इन्हीं के पीछे मैं भागता रहा हूँ। तो अगर मैं अब आज थोड़े पैसे आए हैं तो मैं कभी यूरोप भी ट्रैवल करता हूँ तो मोस्टली मैं राइटर्स को ही चेस कर रहा होता हूँ या किसी पेंटर को चेस कर रहा होता हूँ। आई नेवर गो टू सी क्या कहते हैं कि मैं पेरिस जाके वो देख लूँ उसका, हाँ मतलब मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं अगर कहीं जाऊँगा तो मैं या तो किसी राइटर को देखने जाऊँगा कहाँ रहते थे, क्या करते थे, या किसी पेंटर के लिए जाऊँगा। सो आइडिया इज़ मैं यहाँ भी वैसा ही था। जब मैं अभी बात करी थी पीयूष मिश्रा जी से थोड़े दिन पहले, तो मतलब कहते हैं कि जिसने कुछ झेला ही नहीं है वो फिर क्या लिखेगा, क्या उतारेगा। ऐसा नहीं होता, मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि आप अपने आप को तैयार, आप जिस चीज़ के लिए एक्साइटेड हो आप अंत में वही करते हैं। मतलब उसका ये मतलब है कि जो मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे अमीर घर में जो पैदा हुआ है वो कभी आर्टिस्ट नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है ना। आपका इंटरेस्ट कायम है, आप क्या पढ़ते हो। आप क्या, सत्यजीत रे ने जो जिस तरह की फिल्में बनाई हैं वो तो काफ़ी अच्छी फैमिली से आते थे, लेकिन आप उनकी पाथर पंचायत देखो तो उन्होंने क्या सहा है, वो जिया है, वो नहीं जिया है। ये गोवा से हैं, इन्होंने बारामूला बनाई है, तो मतलब बिल्कुल आर्टिस्ट है। दे गेट एक्साइटेड अबाउट स्टोरीज।
अच्छा, एक चीज़ और मुझे थोड़ी यूनिक लगती है कि जैसे एक चीज़ कहते हैं ना, जब आपने तंगी देखी हो तो मनी अट्रैक्ट करता है, उसकी अहमियत ज़्यादा लगती है। आपके साथ वो नहीं है, आपने पैसे मतलब बचपन में या वो वक्त देखा, आपने गरीबी देखी, लेकिन आपको ने पैसों को कभी वो अहमियत नहीं दी। जैसे शाहरुख कहते हैं कि चूँकि मैंने देखा है, वो वक्त देखा है, वो पैसों की कमी देखी है, इसलिए मेरे लिए ये है कि पैसा बहुत अहम चीज़ है। नहीं, आप बट जब मैं मतलब चौल में भी यहाँ रहता था और या कहीं भी रहता था, मेरा लाइफ का बेस्ट टाइम्स थे वो। हम लोग कितना हंसते थे यार, हम पागल हो जाते थे हंस हंस के, क्योंकि खोने के लिए कुछ था ही नहीं। और हमको जो मिलता था हमको लगता था अरे ये कैसे मिल गया, क्योंकि हम तो आए थे कि हम फेलियर ही हैं। क्योंकि अब छोटे टाउन से जब आप आते हो तो आपको अगर कहीं अच्छा खाना भी मिलता है, आपको लगता है कि ये अभी मिल गया गुरु, अब नहीं मिलेगा कई समय तक, तो आप उसको एंजॉय करते हो, क्योंकि ये नहीं देखते कि कल क्या होगा। लेकिन आइडिया था कि अगर मैं अभी भी वापस वहां चला जाऊं और चौल में रहने लगूं, आई विल हैव सो मच फन। क्योंकि मतलब मैं थोड़ी कोई एक मिशन पे निकला हूं कि अमीर होता चला जाऊंगा, ये क्या मिशन है फालतू का। मतलब ये है कि अगला दिन अच्छा बीते और ऐसे दिन बीतते जाएं, क्योंकि यही मिशन है। तो उसमें मुझे नहीं लगता। और अगर आपको चीज़ें कहना आता है और आप अपना काम जानते हैं तो पैसा तो मतलब फिक्शन है, वो तो होता रहेगा। लेकिन 9 साल में 14 किताबें लिखना आदित्य, 15, मतलब आई एम सो सॉरी। अच्छा, sorry। एक किताब लिखने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए आई एम वेरी फजी अबाउट द नंबर्स। तो 15 बहुत मतलब कितना लिखते होंगे ना लोग, 5-5 साल लगा देते मेरे को हैं। बहुत टाइम है ना, मैं जीरो लाइफ है मेरी, सोशल लाइफ। मैं 10:30 बजे सो जाता हूँ, रोज सुबह 4 बजे उठता हूँ, 4:30-5 बजे। और क्या करेगा आदमी, उठ के म्यूजिक सुनेगा, लिखेगा। तो पर ये लाइफ भी तो आपने ही चुनी है। आई लव इट, आई लव इट। मेरे को बहुत ज्यादा ह्यूमन बीइंग के इंटरेक्शन आफ्टर अ पॉइंट आई डोंट लाइक इट। वो विरासत में आप अपनी कई चीज छोड़ के, जैसे बिल्कुल, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप मेरे जाने के बाद जला दें सबको। मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक मेरे को अच्छा लग रहा है, मेरे जाने के बाद आग लगा दो सब चीज़ को। आई हैव नो, डोंट केयर। आदित्य, जैसे आप बोल भी रहे थे यार, जब कश्मीर की बात आती है सिनेमा में खास तौर पर, तो दो चीज़ें आती है, या तो बहुत खूबसूरत है ना, जो उसकी खूबसूरत और जन्नत की बात हम करते हैं, या तो फिर टेररिज्म। यही दो एस्पेक्ट्स हैं जो दिखाए गए हैं, जो अगर हम सिनेमा के थ्रू जाने कश्मीर को तो इसी रूप में जानते हैं। आप कितना सहमत हैं? आपको लगता है कितना क्या और सिनेमाकारों को देखना चाहिए? नहीं, मैं थोड़ा भी सहमत नहीं हूँ। अच्छा। इसका रीज़न इतना ही है, कोई भी जगह की दो मतलब कोई भी जगह या कोई भी चीज़ ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट में आप मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके दो ही चेहरे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता किसी भी जगह के। लेकिन फिल्मों में मैं बात कर रही हूँ। करेक्ट है। जो मुझे लगता है कि वो इसलिए होता है क्योंकि किसी ने एक्सप्लोर ही नहीं किया दूसरा कोई लेंस। सेम, तो हम सेम पेज पे। हाँ, 100%। मैं तो खुद गोवा से आता हूँ, मुझे गोवा से आते मतलब बीइंग अ गोवन आई ऑलवेज फील कि गोवा का 1% भी फिल्म में नहीं आया आज तक। बतौर एक गोवन मैं कह रहा हूँ, मुझे बहुत दिक्कत होती है। आज भी लोग मुझे पूछते हैं कि आप गोवा से हो, हमें तो पता ही नहीं था। मेरे दोस्त वगैरह जो आर्मी में जाते हैं, उनको आर्मी के पहले इंटरव्यू पूछते हैं आप गोवा से हो, गोवा से आर्मी में आते हैं लोग, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी ये क्यों होता है? क्योंकि स्टीरियोटाइप्स क्रिएट होते हैं। बिकॉज हमारा सबसे बड़ा माध्यम क्या है किसी भी जगह को जानने का? सिनेमा या किताबों तक जब लोग पहुंचते हैं। किताबों करेक्ट ही है, लेकिन किताबें फिर भी उसमें आपको एक्सप्लोरेशन, ऑथेंटिसिटी आ जाती है। किताबों में बहुत एक्सप्लोरेशन हो जाएगा, लेकिन सिनेमा ही सबसे ज्यादा रीच वाली चीज है जो ज्यादा से ज्यादा लोग देखते हैं। तो उसमें अगर ऐसे एक इमेज बिठा दी तो वो तभी जाएगी जब कोई आके बोलेगा कि मैं इसमें अलग करके दिखाऊंगा। ऐसा नहीं कि उसके लिए ऑडियंस नहीं है, ऐसा नहीं कि वो कोई कहेगा कि नहीं ये अलग ही तीसरा फेस दिखाया आपने तो मैं अभी इसको मान्य नहीं करूंगा, इसको मैं देखूंगा नहीं, ऐसा कोई नहीं कहेगा। तो ये मुझे लगता है बारामुल्ला में सबसे बड़ी ये कोशिश यही थी कि एक अलग नज़रिए से उस चीज़ को देखें, उस वैली को देखें। हाँ, बतौर आपने जो कहा दो जो चेहरे हैं वो आपको इस फिल्म में भी दिखेंगे, क्योंकि वो तो एक सोशियो पॉलिटिकल फैब्रिक है। जो बच्चा वहाँ पे जन्म ले रहा है वो 4-5 चीज़ें देख के जन्म ले रहा है, वो उसका कैरेक्टर बन जाता है वो देख के, जो कुछ वो सह रहा है या जो कुछ वो ये कर रहा है, जो व्हाटएवर इट इज। सो उसकी आपको छवि या रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगी। लेकिन एक सोल जो है फिल्म का, वो ह्यूमन सोल है, वो लोग हैं जो उस जगह के हैं। वो पॉलिटिक्स नहीं है, वो कुछ और नहीं है। इट इज अबाउट पीपल। जो फाइनली हम जगह को रिप्रेजेंट करते हैं पीपल से। जगह लोग खत्म हो जाएंगे तो कोई बचेगा नहीं, तो हम उस जगह को कुछ नाम देंगे ही नहीं। एवरीथिंग इज बिकॉज ऑफ द पीपल अराउंड। तो वो कोशिश बारामुल्ला में भी सबसे ज्यादा की है। आपकी राय इस बारे में? मुझे डिपिक्शन ऑफ कश्मीर ऑन स्क्रीन जो मुझे लगता है डिपिक्शन ऑफ कश्मीर मोस्टली वही लोग हैं जो ज़्यादा कश्मीर रहे नहीं हैं। अगर इफ पीपल गो एंड स्टे देयर
they will have a different idea of Kashmir. I am absolutely sure about that. एंड आपने विनोद कुमार शिव का जिक्र किया, और जब वो उनका रॉयल्टी का वो हुआ था तब आपने पोस्ट भी किया था जिसका उसे बहुत बल मिला। एंड अभी जो उनको 30 लाख की रॉयल्टी हिंदी में पहली बार ऐसा मिला, तो उस पर आपका ओपिनियन? एक तो फिर जो काफ़ी चर्चा चली, जो सुगबुगाहट चली, मैं आपका एक इंटरव्यू देख रही थी, आपने बोला था कि क्यों ना हिंदी का राइटर मर्सिडीज से उतरे, क्यों वो हमेशा फटेहाल रहे, लेकिन आपको लगता है कि हम लोग खुद ही तैयार नहीं, हिंदी वाले, उनको लगता है कि नहीं हम इसलिए डिजर्व ही नहीं करते? आपको पता है इतना वियर्ड है कि हिंदी राइटर को 30 लाख रुपए मिल रहे हैं, इस बात पे ऑलमोस्ट एवरीवन इज राइटिंग कि इट्स नॉट करेक्ट। वो आदमी जिसने 30 लाख रुपए उनके उसमें ट्रांसफर किए हैं, वो दिखा भी रहा है कि 30 लाख, और वो कह रहा है कि मैं आपको ब्यौरा बता सकता हूँ, ये बिकी हैं किताबें, मैं नहीं दे रहा हूँ 30 लाख, ये बिकी हैं। एंड देयर आर क्रिटिक्स हु आर राइटिंग नाउ दैट ही डोंट इवन डिजर्व इट। मतलब जिसको पेन अवार्ड मिला है, मतलब इतना बड़ा है, मतलब तो माय आइडिया इज फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मुझे बहुत ही ज्यादा देखिए, कोई भी लोग अगर एक चीज हिंदी को पढ़ रहे हैं, किसी भी तरीके से पढ़ा, आप उस राइटर को मानते हो, अच्छा नहीं मानते हो, लेकिन एटलीस्ट पीपल आर कमिंग एंड रीडिंग, दे विल कम एंड रीड यू ऑल्सो। अंत में आपका भी फायदा है जो लोग बुलाएंगे, क्योंकि अगर जैसे एक फिल्म चलती है, उसकी खुशी पूरी इंडस्ट्री मनाता है इन ए वे, क्योंकि ऑडियंस आई सिनेमा में। एक नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज हिट होती है इंडिया की, हमको सबको एक बल मिलता है कि जैसे दिल्ली क्राइम जब आया था, I was so excited that now और authentic और interesting चीजें लिट होंगी और हम लोग और इंटरेस्टिंग काम करेंगे। तो ये तो बेसिक ह्यूमन नेचर होना चाहिए कि अगर कोई आदमी 30 लाख रुपए कमा रहा है 9 महीने में रॉयल्टी से, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी यू माइट अर्न 2 at least इफ योर वर्क इज गुड। तो मुझे लगता है ये तो दोनों हाथों से लेना चाहिए, उल्टा वो बेचारे आदमी के पीछे पड़ गए कि ऐसा है। अच्छा, लेकिन जैसे जो आप लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं, मैं भी लिखती हूँ, हिंदी में लिखती हूँ, और बहुत कहा जाता है कि एक तो पढ़ना कम हो गया है और हिंदी पढ़ना और भी कम हो गया है। क्या? ऐसा नहीं है, हिंदी बहुत पढ़ी जाती है। आज जो हिंदी के जो लेखक बिक रहे हैं, चाहे वो नीलोत्पल मृणाल हों, चाहे वो दिव्य प्रकाश दुबे हों, उनके ऊपर तो अब फिल्म पे सीरीज भी बन रही है, फिल्म भी बन रही, एंड ऑल्सो देयर आर लॉट ऑफ राइटर्स, जैसे जसिंता किरकट्टा हैं जो एक्चुअली इतनी सुंदर कविताएं लिखती हैं, इसकी कोई हद नहीं, उनको बहुत पढ़ा जा रहा है। खालिद जावेद इतने अद्भुत राइटर हैं, उनको बहुत पढ़ा जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये हमारा एक छोटा सा दायरा है। आप अगर बाहर निकलेंगे और यूथ देखेंगे, आजकल मुझे कितना यूथ दिखता है जो जिनके हाथ में किताब होती है ना, और जिनके हाथों में भी किताब दिखती है, मैं जाके उनसे बात कर लेता हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं वो लोग। जिनके हाथों में किताब नहीं होती, मेरे को बिल्कुल लीस्ट इंटरेस्ट है उनसे बात करने में। It's boring because एंड जैसे आपने कहा कि आपकी किताबें नहीं ये वो, लेकिन एक ह्यूमन टेंडेंसी है ना कि हमारी एक बढ़े हमारे फैमिली, वो परिवार, इस और आपका कभी नहीं रुझान गया? जीरो। इतने ह्यूमन बींग्स हैं, आपको पता है कितने ह्यूमन बींग्स हैं, कितनी भीड़ है। क्यों सॉरी बट मैं तो क्यों मैं मतलब आई थिंक मेरा कंट्रीब्यूशन इस वर्ल्ड में ये है कि मेरे कारण कोई और नहीं आएगा, इसके अलावा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है मेरा। What is the contribution? मतलब human beings have, if I may use the word, fucked up everything. मैं बहुत बातें कर सकती हूँ आपसे, लेकिन इनकी टिक-टिकी चालू है। So all the very best. Thank you so much. Thank you so much. फिल्म का बहुत सारी शुभकामनाएं। Thank you so much.